हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। और ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये कैपेसिटर्स में कैसे लगता है इसकी बात करेंगे। लेकिन किरचॉफ्स लॉ लगता ही क्यों है, जरूरत क्यों पड़ती है, एक दो लाइनें पहले सुन लेते हैं फिर मैं उसको शुरू करता हूं। देखिए, नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कैपेसिटर सीरीज में लगे हों या पैरेलल में लगे हों या थोड़ी मिक्स्ड ग्रुपिंग हो जहां हम उनको सीरीज या पैरेलल में पहचान सकें, तो हम बड़ी आसानी से सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला लगा के और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल या ऐसे कॉम्बिनेशन में हो जहां सीरीज पैरेलल के रूप में देखा ही जा सके, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपके सामने ऐसा कुछ बना दूं, ये देखिए, ये कैपेसिटर में एक बना रहा हूं, एक सर्किट डायग्राम, बहुत ही छोटा प्यारा सर्किट। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि साहब इन कैपेसिटर्स को ये कुछ भी दे दे, मान लीजिए सबका कैपेसिटेंस मैं 1 माइक्रोफैरड बोल देता हूं और आपसे बोलूं कि इस सर्किट का आप मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दें, यानी ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस है ये बताएं, देन इट इज रियली डिफिकल्ट। क्योंकि ना ये सीरीज, आप बना के देखिए इसको वीडियो पॉज करके, कि ना ये सीरीज में बनता दिख रहा है, क्या ये दोनों सीरीज में है, ये बीच में लगा हुआ है, क्या ये दोनों पैरेलल में है, ये बीच में लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं, तो ना ये सीरीज में है ना ये पैरेलल में है। तो ऐसे सर्किट्स जो सीधी तौर पर पहचान में नहीं आते कि सीरीज या पैरेलल में है या मिक्स्ड में है, तो सीरीज पैरेलल में तोड़े जा सके, ऐसे सर्किट्स को नॉर्मली हम लोग कह देंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। इतने कॉम्प्लेक्स होंगे नहीं, मतलब हमारे लेवल की हम बात कर रहे हैं, इन्हें बोल देंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। उस कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में अगर हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें, सपोज ए बी के बीच में निकालना चाहें, किसी पॉइंट के बीच निकालना चाहें, वोल्टेज निकालना चाहें या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहें, इक्विवेलेंट बात कर रहा हूं, या हम कहीं पर भी किसी भी प्लेट पर चार्ज निकालना चाहें, तो हम ये तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इसी के लिए किरचॉफ लॉ पिक्चर में आता है। यह बताना आवश्यक है कि किरचॉफ लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। सीधे लॉ बता के पढ़ाना शुरू करना बेहतर नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप बात समझ गए होंगे कि देयर इज नीड, इसकी आवश्यकता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डील करने के लिए हमारे पास एक लॉ है। और ये दो लॉ भी बड़े सुंदर सरल हैं। मैं ऐसे बात करूंगा आपसे अभी कि आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे इन लॉ को, और लगाएंगे भी खूब। खैर, काफी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब बात करते हैं कि आपको क्या चीज फॉलो करनी इन वीडियो लेक्चर्स में। ये वीडियो लेक्चर्स बोर्ड्स के लिए, जेई और नीट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। खूब इस्तेमाल कीजिए और अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। बस आपको करना क्या होगा बेटा, कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज या सीक्वेंस में देखना होगा, जिससे कॉन्सेप्ट परत दर परत आपके दिमाग में छपते चले जाएं और आप शानदार तरीके से फिजिक्स आसान भाषा में समझ पाएं और कमांड हो सब्जेक्ट पे, जिससे कोई भी ट्विस्ट आ जाए तो आप सवाल कर ही लें और सिलेक्शन ले ही लें। चलिए बात को शुरू करते हैं आगे। अब तो मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता दिया कि जरूरत क्या है, जरूरत या कहां डिमांड है किरचॉफ्स लॉ की। समझ गए कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में, और निकालेगा क्या क्या, ये कुछ भी निकालना चाहते हैं तो निकाल देगा। अब बात करते हैं जो किरचॉफ लॉ हैं, वो किरचॉफ लॉ हमारे पास दो तरह के उपलब्ध हैं, मतलब दो किरचॉफ्स लॉ रहते हैं। दोनों की बात हम लोग करेंगे। फर्स्ट लॉ बोला जा सकता है, इसको बोलते हैं कई बुक्स में, और दूसरे को बोलेंगे सेकंड लॉ। अभी मैं एक एक करके बात करूंगा। पहले लॉ की अगर बात की जाए, फर्स्ट लॉ को बोला जाता है जंक्शन रूल। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है, अभी मैं बात करूंगा इन डिटेल। और दूसरा वाला जो सेकंड लॉ है वो होता है, आप कह सकते हैं लूप लॉ, या कई नाम होते हैं वैसे, लूप लॉ भी कह सकते हैं, लूप रूल भी कह सकते हैं। ये किसके लिए बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ? ये हम कैपेसिटर्स के लिए बात कर रहे हैं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे जो करंट के लिए होगा। लॉजिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन लगाने में थोड़ा बहुत 19-20 होगा। बाकी है मोटे तौर पे यहाँ चार्जेस का गेम है, वह करंट का है। करंट होता ही क्या है, चार्जेस का फ्लो, फ्लो ऑफ चार्जेस। एक सेकंड में कितना फ्लो कर दिया ऐसा समझ लो, तो फर्क थोड़ी हो जाएगा। खैर, बात को आगे ले चलते हैं और समझते हैं कि किरचॉफ लॉ, पहला लॉ या जंक्शन रूल हमें क्या बताता है। ये जंक्शन रूल लिख रहा है, द इनकमिंग चार्ज, कहीं पर भी
अगर मेरे पास एक जंक्शन की बात करूं, सपोज यहां से दो तार निकल रहे हैं, इसे दिखा रहा हूं इन जनरल, तो लिख रहा है कि इनकमिंग चार्ज, अगर Q यहां से आ रहा है कोई चार्ज और इस दो ब्रांचेस में Q1 Q2 जा रहा है, तो आने वाला और जाने वाला चार्ज बराबर होता है, यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा, क्योंकि चार्ज कहीं रुक या इकट्ठा तो हो नहीं रहा है, कोई स्टॉक करने का तो यहां क्षमता है नहीं। तो द इनकमिंग चार्ज एट एनी जंक्शन, ये जंक्शन है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ जंक्शन जहां पर जोड़ होगा, ठीक, इज इक्वल टू द आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम द जंक्शन, काम खत्म। इन अदर वर्ड्स, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, बहुत सरल सी बात है, तो एक फिगर हम बना लेते हैं बड़े प्यार से, ये कैपेसिटर की फिगर बन गई और यहां दो कैपेसिटर और बना लीजिए, ये रहा एक कैपेसिटर और ये रहा दूसरा कैपेसिटर, ये बन गया कैपेसिटर। अब यहां पर यहां पे चार्ज Q आ रहा है, सपोज करिए, यहां पर ये किसी भी सर्किट का एक पार्ट है, पूरा सर्किट नहीं है। अब यहां पे Q1 मान लो चार्ज जा रहा है, यहां पर Q2 चार्ज जा रहा है और Q रहा था, तो यहां पर इस चीज को ये जो प्लेट्स हैं, देखिए ध्यान से, ये इनको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? क्योंकि इन तीनों प्लेट्स का बाहरी वातावरण से कोई लेना देना नहीं है। भाई ये कहीं और कनेक्टेड है, सेल से हो सकता है, कोई और कहानी से हो सकता है, ये कहीं और से कनेक्टेड हो सकता है, ये कहीं और से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन इस डॉटेड गोले के अंदर जो ये तीन प्लेट्स हैं, ये तीनों प्लेट कैसी हैं, आपस में ही कनेक्टेड हैं, बाहर किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत ही आसान। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम पे पाए जाने वाला चार्ज शून्य के बराबर होता है, कहते हैं। तो नेट चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब तीनों के चार्जेस को जोड़ मारें तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दिख भी रहा है, कैसे दिख रहा है अभी दिखाता हूं। भाई ये Q चला था तो पहली प्लेट पे प्लस Q आया, दूसरे पे माइनस Q आया, आगे बढ़ गया, इस पे आया प्लस Q1 माइनस Q1, Q1 लिखो, Q2 आया प्लस Q1 और माइनस Q1। अगर इन तीन प्लेटों के चार्जेस को जोड़ दें, ये देखिए, तो माइनस Q, इस प्लेट वाला माइनस प्लेट थी, इस प्लेट पे प्लस Q1 और इस प्लेट का प्लस क्या था भाई, इस पे Q1 था, इस पे Q2 था, तो ये प्लस Q2 लिख देना चाहिए पहले मुझे, फिर ये प्लस Q1 और इसका क्या होना चाहिए हिसाब किताब, शून्य के बराबर। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम को के चार्जेस को जोड़ेंगे जब, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि कहीं बाहरी वातावरण से वो लेना देना नहीं है। जब इसमें कोई भी चार्ज नहीं जा रहा होगा, अनचार्ज्ड होंगे कैपेसिटर प्लेट्स, तो चार्ज 0 था, तो जब आपने बैटरी भी लगा दी, बाहरी वातावरण से लेना देना नहीं, तो भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए। खैर, अब यहां से देखो दिख गया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। बहुत सिंपल सी बातें हैं, जो पहला लिखा था तो समझ गए होंगे। जिसे बुक्स में लिखा हो या कोई टीचर साहब पढ़ा रहे हो, आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आए तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाना चाहिए। बस अब बात करते हैं, देखिए ये जो लॉ है, इसका बेस क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी कहीं पूछ लिया जाए या दिमाग में रखना हो तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड करता है, ये लॉ हो गया। मैंने कहानी आपको समझा दी। यही अभी सवाल न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो ये लगाना शुरू कर देंगे, एकदम प्रेम पूर्वक सवाल निकलते हैं, मजा ही कुछ और है सवाल निकालने का। खैर, जंक्शन रूल के अलावा आते हैं दूसरे रूल पे, जिसे बोलते हैं लूप रूल। अब लूप रूल में चाहिए एक लूप, खैर वो देखते हैं, बना लेंगे कोई लूप। उसमें क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक लूप इज 0। किसी भी लूप में जो भी एलिमेंट शामिल हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस, एल्जेब्रिक सम क्यों, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। बढ़ना घटना कैसे देखते हैं अभी बताते हैं आपको। उसको जोड़ मारिए, तो जोड़ मारेंगे तो लूप में क्या हो जाएगा, समेशन या सिग्मा डेल्टा समेशन वी या डेल्टा सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। सबका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। क्या कहने का मतलब है अभी बता रहे हैं, चिंता ना करें, बिल्कुल मक्खन। और ये किस पे बेस्ड है, अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही बेटा किसका, एनर्जी का, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कितना सरल है ये सब, एकदम, मतलब इससे सरल क्या होगा। खैर, अब आपको इसका फील कराते हैं कि कहानी जो उन्होंने बोली है इसका
औचित्य क्या है बोलने का। खैर उससे पहले थोड़ी बहुत बातें, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा लगता है कि कैसे होगा, तो मैं थोड़े टुकड़े कर देता हूं इसको। जैसे कि मान लीजिए सर्किट में कैपेसिटर पड़ रहा है, ये देखिए एक अरे भाई रुक जाओ, हाँ ये मान लीजिए कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर में इस प्लेट पर प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू है, ठीक है, ये कहीं तार वार लगा होगा, और आप जो हैं मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। कैसे मूवमेंट करते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। लूप का डायरेक्शन जो आपने पकड़ रखा है, लूप के डायरेक्शन का मूवमेंट, तो लूप डायरेक्शन लिख देता हूं, मतलब आप जिधर मूव कर रहे होंगे। अगर आप इधर मूव कर रहे हैं तो देखिए पॉजिटिव प्लेट है तो ज्यादा वोल्टेज की है, और यहां पर जब इधर से इधर जाओगे तो ये ज्यादा से कम वोल्टेज पे जा रहे हो, तो ज्यादा से कम पे जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस। कम की तरफ जाओगे तो माइनस, और अगर ज्यादा की तरफ जाओगे तो गेन हो जाएगा। इस समय तो ड्रॉप हो गया पोटेंशियल ना, तो इसकी वैल्यू किस पे, अगर पोटेंशियल V है सपोज, तो इस V को क्या कंसीडर करोगे, माइनस V। V कैसे निकालोगे, आप जानते हैं अगर कैपेसिटेंस इसका C है तो Q इज इक्वल टू CV होता है, ये आपको पता है। तो हम क्या लिख लिया करेंगे, Q अपॉन C, ये इसका वोल्टेज हो गया, तो माइनस V कीजिएगा, माइनस Q अपॉन C पुट कर देना, बात खत्म है ही क्या। अगर इस तरह की कहानी है कि प्लस क्यू माइनस क्यू, बाय द वे आप इस तरफ मूव कर गए तो आप कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल पे जा रहे हैं, पोटेंशियल गेन हो गया आपको, तो प्लस लिख देना, उसमें क्या है, प्लस V, खेल खत्म। इसी तरह से बात कंप्लीट। मान लो सेल आ जाए, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, आप ऐसे जा रहे हो तो बताओ बेटा, ज्यादा से कम जा रहे हो ना, तो कम जा रहे हो तो डेफिसिट हो रहा है, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। इसका EMF E अगर है तो माइनस E लिख देना इस केस में, और क्या। और अगर उल्टा जा रहे हो ऐसे तो इस केस में प्लस E लिख देंगे, क्योंकि कम से ज्यादा जा रहे हैं। बस इसमें रटने और याद करने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो सरल होता है, हो गया काम। अब एक सर्किट बनाते हैं, वहां थोड़ा सा लिख के मैं दिखा देता हूं जिससे अंदाजा हो जाए, और फिर सवाल लगाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। खैर अब एक छोटा सा कोई भी सर्किट बनाते हैं यहां पर आपके लिए, कोई भी बना ले, मान लीजिए ये बना लिया, और एक सेल लगा दीजिए, फिर यहां पर एक लगा देते हैं ऐसे, चलिए यहां भी लगा देते हैं, एक अंदाजा दे देते हैं आपको क्या कहानी है इसमें कुल मिला के। अब ये जब कहीं पर सेल लगा होता है, मान लीजिए 10 वोल्ट का लगा हुआ है, और इसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 एंड सो ऑन जो भी है, तो शुरू में पहला काम करते हैं कि चार्ज फ्लो कराते हैं कहीं से। यहां तो एक बैटरी थी, अगर 2 बैटरी भी लगी हो, मैं दूसरी भी लगा देना चाहूंगा। इसको कैसे ऐसे मिटा दूं क्या, हाँ ठीक है। तो यहां पर एक बैटरी लगा देता हूं, उसकी उल्टी, तब मजा आएगा थोड़ा समझाने में। ये लगा दिया, और इसको कह दीजिए 15 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। ये 10 और 15 वोल्ट की 2 बैटरी। अब हमको ये नहीं पता कि इसमें चार्ज ऐसे जा रहे हैं कि ऐसे जा रहे हैं, कहीं से मान लीजिए, कोई इसमें परेशानी नहीं, उल्टा मानोगे तो माइनस आ जाएगा। आप कहीं से मान लीजिए, माना कि यहां से चार्ज Q चला, भाई निकला बैटरी से चार्ज, बैटरी तो देगी चार्ज, Q चला, यहां जब पहुंचा, इस Q में बाइफरकेशन कर लो, एक चार्ज एक टुकड़ा यानी Q1 इधर भेज दो, और दूसरा यहां पर जब हम भेजेंगे तो इसको Q2 ले सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम से कम रखने का। अगर मैं Q2 ले लूंगा तो ऑलरेडी 3 वेरिएबल हो जाएंगे, Q, Q1, Q2, तो मैं Q2 ना लेके यहीं पर पहला रूल लगाते हुए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, कि आने वाला जाने वाले के बराबर है, तो इसको लिख दूंगा Q माइनस Q1। अब देखिए 2 ही वेरिएबल हैं, अगर यहां आप Q2 लिख देते, देखिए जल्दी में, तो बिना बात के 3 वेरिएबल बन जाते, अंत में तो सॉल्व करने में और स्टेप बढ़ जाते। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हर स्टेप पे कम से कम वेरिएबल्स में काम हो जाना। खैर ये कर दीजिए। अब ये इसमें तो यही चार्ज जाएगा, Q1 तारी सेम है, तो ये Q1 यहां तक गया, ये Q माइनस Q1 यहां तक गया, और ये दोनों मिल गए यहां पर, तो Q1 कट गया, Q आ गया, और वापस Q चला था, Q पहुंच गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया इसमें, छुट्टी, ठीक है। अब सेकेंड रूल लगाना की बात कर रहे हैं, लूप लॉ जिसे बोल रहे हैं। अब लूप लॉ में अब डायरेक्शन की जो बात की थी, अब मान लीजिए हमने मूव करने का डायरेक्शन पकड़ लिया एंटी क्लॉकवाइज।
आप क्लॉकवाइज भी पकड़ सकते हैं, कोई भी दिशा पकड़ लीजिए, एंटी क्लॉक या क्लॉक आपकी इच्छा अनुसार सब बैठ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, जो मैंने साइन कन्वेंशन बताए हैं कैसे लेना देना है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है, सबका मुद्दा वही होना चाहिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। तो मैंने जो तरीका समझाया आपको, हो सकता है कोई और बुक या कोई और टीचर बता रहे हो वो उसका उल्टा बता दें कि ऐसे वाले प्लस मानो, ऐसे वाला निगेटिव मानो, आएगा उससे वही, ये पक्का है। मैं जिस तरीके को बता रहा हूं इसमें सरलता ही सरलता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस पे मैंने मैप्ड कर दिया है, तो आप कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस में निकालना चाहेंगे तो इसी लॉजिक और कॉन्सेप्ट से मक्खन की तरह निकाल लेंगे। खैर आप समझ गए होंगे, बात आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए लूप ले लिया ये, अब इसके लूप को लिखें कैसे, तो नाम दे दो A B C D E F, और भी कहीं नाम देना पड़े तो वो भी दे देना। ये लूप आपकी इच्छा अनुसार, एंटी क्लॉक या क्लॉक जो चाहें आप लें। अब इस लूप में मान लीजिए मैं चल रहा हूं B से, तो अगर B से चलेंगे, देखिए मैं दिखा देता हूं, इस सवालों में डायरेक्ट लगाऊंगा। VB का पोटेंशियल लिखिए, ऐसे कुछ तो पोटेंशियल होगा VB का, फिर आगे C तक बढ़े, कहां से कहां मूव कर रहे हैं, लूप ले लिया है हमने BCFA, अप्लाइंग लूप लॉ इन BCFA लूप, ठीक समझ गए आप। यहां से C गए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ नहीं क्योंकि तार है। अब फिर आगे बढ़े, क्रॉस किया C2 को, तो यहां पर ये दिखाई पड़ रहा है कि इस तरफ से चार्ज ले गए थे तो ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, और आगे भी यहां से चार्ज ले गए थे तो ये पॉजिटिव प्लेट थी, नेगेटिव थी, यहां पे प्लस थी, यहां माइनस थी। और बैटरी का तो हम लोग पहचानते ही हैं, प्लस माइनस किधर है, बहुत सुंदर बात। अब यहां पर गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है भाई। अब ड्रॉप हो रहा है तो माइनस साइन ले लोगे, तो माइनस साइन ले लेते हैं, और Q/C पोटेंशियल क्या हुआ इस पे, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो पोटेंशियल लिखोगे तो Q/C लिख दोगे। तो यहां Q कितना है, Q माइनस Q1/C2, ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कितना आसान। फिर पहुंच गए F पर, भाई कोई दिक्कत नहीं, फिर F से गए A, इस पे भी, अब इसमें ज्यादा से कम जा रहे हो, फिर ड्रॉप माइनस Q/C1, बिल्कुल आसान। फिर यहां पहुंचे इस बैटरी पर, कम से ज्यादा जा रहे हो तो 10 वोल्ट का गेन हो गया इसको। अब कहां पहुंच गए, B के ऊपर, तो दिस इज इक्वल टू B। मैंने ऐसा जानबूझ के लिखा है क्योंकि कभी किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना हो तो बहुत आसानी से ऐसे ही फंडा लगा सकते हैं। अब यहां पर VB और VB निपट जाएंगे, चले वहीं से थे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस Q/C2 माइनस Q/C1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो जब हम क्लोज्ड लूप लिया करेंगे तो क्लोज्ड लूप में ये VB नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि मालूम है कैंसिल हो जाएगा, वो जहां से चले थे वहीं पहुंच रहे हैं, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। और जब हमें बोलेगा कि B और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, समझ गए आप, तो हम VB से स्टार्ट करेंगे और लिखते लिखते जब कहानी पहुंचाएंगे VE तक, तब देख लेंगे, उसको बात से पकड़ में आ रही होगी। अब इसी तरीके से, जैसे अब यहां पे कितने वेरिएबल हमारे पास हैं कि Q1 Q2 हैं, तो एक ही इक्वेशन अभी बनी है तो सॉल्व थोड़ी हो पाएगी। एक लूप इधर पकड़ लो बच्चों, जो मन में आए ऐसे, अब उसको लिख लेना, अभी सवाल करेंगे तो लिख लेंगे। 2, अगर 2 से भी काम ना बढ़े तो ये तीसरा बड़ा लूप भी है, ये भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी कंसीडर कर सकते हो, तीसरा लूप फुल पूरा बड़ा वाला। तो 3 लूप तो हमें दिख ही रहे हैं, जो लूप आप चाहें वो लूप कंसीडर करें, और जो तरीका मैं बता रहा हूं वो लगाइए, एकदम सरलता से निकलेगा। पोटेंशियल ज्यादा की तरफ जा रहे हैं प्लस, कम की तरफ जा रहे हैं माइनस, कुछ भी नहीं याद रखना आपको, एकदम हर चीज सही निकलेगी। आइए सवाल के ऊपर चलते हैं और सवाल निकालेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ये तो थोड़ा सा अंदाजा आपको मैंने दे दिया। अब इस सर्किट में आ जाइए, एक सवाल में मैं रेड कलर ले लूंगा, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये लिखा है सर्किट हैज 3 सेल्स, 3 सेल हैं, कहां कहां है, 1 सेल, 2 सेल और 3 नंबर का सेल। एज इन द फिगर आपकी बनी हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, ये देखिए A है और ये B है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A B के बीच में। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A जब हमारा B ग्राउंडेड हो
दो पार्ट हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच का चाहिए, सिंगल लूप है यहां पर, और साथ में हमें ए का पोटेंशियल चाहिए जब बी हमारा ग्राउंडेड हो। ग्राउंडेड होने का मतलब जब उसका पोटेंशियल शून्य हो। चलिए अब इसमें लगा देंगे किरचॉफ्स लॉ। तो शुरू करिए कहीं से चार्ज भेजने की प्रक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। कोई और कलर लेना चाह रहे हैं, लाल लाल मिल जाएगा, तो पता नहीं कौन सा कलर, ब्लू शायद दिखे। तो मैं यहां से लेके चलता हूं, कहीं से भी चार्ज स्टार्ट कर दीजिए, किसी सेल से, कोई टेंशन नहीं। यहां से मान लीजिए क्यू चार्ज लेके आप चले, क्यू लेके चले, तो ये तो एक ही लूप में तो चार्ज तो वही रहेगा। लूप का मतलब हो गया एक ही वायर जहां तक जा रहा है। तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इस पे आया क्यू चार्ज पहले, फिर यहां बढ़े, ये पॉजिटिव नेगेटिव था, हमें पहचान है सेल की 20 वोल्ट। फिर आगे बढ़े, फिर पॉजिटिव नेगेटिव और चार्ज वही क्यू चल रहा है। फिर आगे बढ़े, ये तो प्लस माइनस हमको पहचान है ही है बैटरी की। फिर यहां प्लस और माइनस प्लेट आ गई, चार्ज वही चल रहा है, और वापस चार्ज क्यू वापस पहुंच गया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। देखिए शुरू होने से पहले ही हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। ठीक, अब देखिए, अब लूप लॉ लगा दीजिए, इसमें नामकरण कुछ दे दें, इसके दे दें, रेड कलर ले लेते हैं भाई, ए बी, और इसको सी ना लिखो, सी तो कैपेसिटेंस के लिए लिया है, तो क्या लिख दें, ए बी सी डी, और ई ले लेते हैं इसका नाम। ये लूप लगे तो लिख दो अप्लाइंग लूप लॉ इन द लूप, और जिस तरह लूप लिए वही डायरेक्शन कर लीजिए। यानी हम लोग लगा रहे हैं बी से ही स्टार्ट कर देते हैं, चलिए, या ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है वीए से वीबी में आने के लिए, तो पहले हमको चार्ज चाहिए होगा, तो बी से ही शुरू कर देते हैं, बी ई ए डी। और जिस तरह हम मूव कर रहे हैं, ब्लैक कलर, ब्लैक नहीं कोई और कलर, पता नहीं कौन सा दिखेगा, ये, इसको मैंने ऐसे घूमने की ऐसा लूप पकड़ा, मैं इसलिए बना रहा हूं फोटो डायग्राम की बात बिल्कुल पकड़ में आ जाए। बी ई ए डी, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहे तो क्लॉकवाइज ले लें, कोई मनाही नहीं है, सब सही आएगा। बस लॉजिक लगाते रहें। खैर, वीबी से शुरू है, मैंने बताया था कि वीबी लिखेंगे तो अंत में वीबी कट जाएगा, तो वीबी को मैं लिख नहीं रहा हूं, अदरवाइज वीबी लिखना चाहिए, भी बताया था आपको ना, क्लोज सर्किट है। तो ये क्लोज सर्किट है, क्लोज लूप है, ये क्लोज्ड लूप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आ गए तो पोटेंशियल ड्रॉप, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस क्यू अपॉन सी, और सी मतलब C2, तो 4 माइक्रोफेरेड। अब देखिए मैं केवल 4 लिख रहा हूं, अब अपने को दिमाग में रखना है कि हमने माइक्रोफेरेड में बात रखी है, तो जो क्यू निकलेगा इसमें चार्ज, वो माइक्रो कूलाम में निकलेगा। जस्ट कीप दिस इन माइंड, है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो क्यू अपॉन 4 रख दिया, आगे लेके चले तो वोल्ट में आ गया कितना भाई, अभी मैं लॉजिक बताता हूं एक और, माइनस पे गए तो माइनस 20 वोल्ट। देखिए वोल्ट है ना, अगर ये माइक्रो में है तो ऊपर माइक्रो में कर दोगे तो कट जाएगा दोनों, माइक्रो माइक्रो, तो ये वोल्ट में आ जाएगा अपने आप। ये भी माइक्रो, ये भी माइक्रो, इसलिए ये वोल्ट लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात पकड़ में आ रही है ना। क्यू लिख दो माइक्रो में, माइक्रो कूलाम, और ये क्या था, कैपेसिटेंस, इसको भी लिख दिया माइक्रोफेरेड। तो ये माइक्रो माइक्रो निपट गया ना, तो ये वोल्ट में आ गया, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ये मत सोचना कि ये सर ने वोल्ट लिखा है और ये माइक्रो में रहने की बात कर रहे हैं तो सेंसर डिफर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बात समझ गए आप। बस इतना ध्यान रखना कि आंसर जो क्यू का निकलेगा वो किस में निकलेगा, माइक्रो कूलाम में, क्योंकि हमने उसको माइक्रो क्या बोलते हैं, फेरेड में डाला है। बहुत सुंदर बात हो गई। 20, अब 20 के आगे चलते हैं, बात पकड़ में आ रही होगी। यहां चलते हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं, फिर से घटोत्तरी, तो मतलब माइनस क्यू अपॉन सी कितना, 1 माइक्रोफेरेड। फिर आगे बढ़े, प्लस की तरफ जा रहे हैं, गेन प्लस 10। फिर आगे बढ़िए, ड्रॉप, प्लस से माइनस आ रहे हैं, तो माइनस क्यू अपॉन सी, सी कितना है भाई लोग, 2। और यहां पहुंच गए, प्लस प्लेट पे माइनस प्लस दिख ही रहा होगा, ये माइनस थी और ये प्लस थी, तो प्लस में आ रहे हैं, तो प्लस में 30 वोल्ट बराबर 0। हो गया लूप, लग गया लूप लॉ, खेल खत्म हो गया इसका। देखिए अब यहां पर इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं, माइनस क्यू बाई 4, ये 20, 30, 40, और ये आ गया प्लस 20, इधर लिख लो,
माइनस क्यू और माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 0। अभी काम हो जाएगा लगता है। तो इस सारे क्यू को उधर ले जाओ, एक तरफ लिख लो 20। तो सारे क्यू का मतलब माइनस क्यू प्लस हो जाएगा क्यू बाई 4 प्लस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम हो गया 4, लिख ही दे भाई। तो ये बना क्यू प्लस 4 प्लस और ये 2q। बहुत ही आसान। अब यही लिख देते हैं, चलो लगे हाथ। तो ये हो गया 4 2 6 7q अपॉन 7q और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। तो यहां पर q की वैल्यू कितनी आ गई? 80 अपॉन 7 माइक्रो कूलाम। फेरेड लिख दिया मैंने, खैर ऊपर करके दिखा रहा हूं क्योंकि नीचे वो आपको हो सकता है पूरा दिखे ना, मुझे इसको हाथ से ही हटाना पड़ेगा, थोड़ा तकलीफ रहती है। हटा माइक्रो, भाई माइक्रो कूलाम। ये देखिए Q आ चुका है हमारा, Q इज 80 अपॉन 80 अपॉन 7 माइक्रो कूलाम। अब हमें चाहिए क्या? कह रहे थे कि पोटेंशियल ड्रॉप बताओ कहां से कहां, A एंड B के बीच का। ये सर्किट डायग्राम दिखेगा तो और मजा आएगा, आसानी रहती करने में, समझाने में। तो VA से शुरू करेंगे, VA माइनस VB निकालना था हमको, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं लूप लॉ, लेकिन क्लोज लूप में नहीं लगा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहे हैं। तो लूप लॉ बेसिकली नहीं है, पोटेंशियल का कैलकुलेशन है। तो नाउ शुरू कहां से करते हैं? VB से। अब VB से ये रास्ता भी पकड़ सकते हैं A तक जाने के लिए, ऊपर वाला भी पकड़ सकते हैं। कोई भी रास्ता पकड़ेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं ये रास्ता पकड़ रहा हूं, या किसमें कम है? 3 दोनों बराबर हैं, तो यही रास्ता पकड़ लेते हैं। ये छोड़िए क्योंकि 2 कैपेसिटर इसमें 1 है, ये तो सीधे दिख जाता है, ये वाला रास्ता पकड़ लेते हैं। कोई पकड़ लीजिए, जो सरल लगे, ज्यादा कम डिवाइस लगे वही पकड़ लेना। तो VB से चलते हैं इधर वाले पे, तो प्लस से माइनस की तरफ चले आप, तो ड्रॉप हो गया पोटेंशियल। तो VB के बाद आ गए माइनस 30 वोल्ट, फिर आगे बढ़े माइनस से प्लस, तो गेन हो गया पोटेंशियल। तो यहां पर लिखोगे Q अपॉन C1 गेन का, तो Q निकाल चुके हो, 80 अपॉन 7Q एंड अपॉन 2 माइक्रोफेरेड। ये देखिए समझ गए ना, Q अपॉन C1, Q ये निकाला था, तो 80 अपॉन 7 अपॉन 2 माइक्रोफेरेड। हो गई, काम खत्म। इधर चले, फिर ड्रॉप हो गया पोटेंशियल, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो, तो माइनस कितना? 10 वोल्ट। और ये कहां पहुंच गए? VA पे पहुंच गए। देखिए कोई भी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती इसके अंदर, जो लॉजिक मैं बता रहा हूं एकदम मक्खन की तरह निकलता है। आगे चलिए, फटाफट इसको समझ लेते हैं। क्या बचा? कैलकुलेशन बचा, और क्या बचा? तो ये रहा VB, और निकालना क्या था? VB माइनस E की VA माइनस E, जो भी निकालना होगा निकाल लेंगे। तो चलिए VB एक बार देख लेते हैं कि VA माइनस VB निकालना है, उसी हिसाब से रख लें। VA माइनस VB कह रहा है, तो मैं इस VA को उधर भेज देता हूं। तो इसको उधर भेज दोगे तो लिखोगे VA माइनस VB, इनको इधर ही पड़े रहने दो। तो ये 30 तो मिलके हो गए 40, और ये हो गए 80 अपॉन 14। अगर मैंने सही लिखा है तो, बिल्कुल सही लिखा होगा ऐसा लगता है। 40 इंटू 14 कर दीजिए तो 400 और 560। सही बोला क्या? हाँ, 10 ये हो गया ना, 14, ठीक है मेरे ख्याल से। 560 माइनस 560 और क्या था, प्लस 80 अपॉन 14। ये वैल्यू आ रही है। अब इसमें आप कुछ घटा पाइए तो घटा दी, घट रही है। 480 ऊपर बचेगा माइनस का, 480 अपॉन 14 2 से कट रहा है, तो माइनस 240 अपॉन 7 वोल्ट। ये देखिए आंसर आ गया, बिल्कुल ही आसान। आपका गलत हो ही नहीं सकता, सपने में गलत नहीं होगा। ये लगाइए, कभी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा था कि शायद VB को इन्होंने क्या किया था, ग्राउंडेड कर दिया था। तो VB को जब अर्थ कर दोगे, इस VB इज ग्राउंडेड, तो अगर VB को अर्थ या ग्राउंडेड कर दिया है आपने, तो इसका सिंपल मतलब है कि इसका पोटेंशियल हो गया है 0। अब यहां पर अगर आप VA निकालना चाहें तो VB की जगह आप लिख देंगे 0,
और ये वैल्यू है -240/7 वोल्ट। बस ये आंसर आ गया। VA उस समय कितना हो जाएगा, -240/7 वोल्ट। ये देखिए इस तरीके से किरचॉफ लॉ लगा के आप इसको कर सकते हैं। भी और न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ये मैंने बिल्कुल तरीके से बता दिया, कभी गड़बड़ी नहीं होगी और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। इट्स सो सिंपल एंड क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो, नोट कर डालिए। खैर अब इसके आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करें और साहब इसको नोट कर लें। तो मेरे ख्याल से पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। बिल्कुल यही लॉजिक लगाएंगे और सवाल हमारा निकल के ही रहेगा। ये देखिए ये हमारे पास सामने ये बना हुआ है। अब क्या सवाल है, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A B के बीच फॉर द सर्किट इन द फिगर। हमको CAB निकालना है, कुछ भी नाम दे दें हम उसको, CAB निकालना है। अब यहां पर ध्यान एक दो बातें पहले कि यहां पर बैटरी नहीं लगी है, तो चार्ज नहीं है तो हम वर्चुअल बैटरी लगा देंगे, उठा के नीचे लगा दो लगे हाथ। अभी ये सपोज करिए एक बैटरी लगा लेते हैं हम लोग यहां, याद रखने के लिए ये वर्चुअल बैटरी है। इसको दे दीजिए कि V पोटेंशियल का आपने बैटरी लगा दिया है। अब अगर आप जानते हैं कि पूरे सर्किट के लिए क्या वैल्यू होती, Q = CV, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की हो जाएगी Q/V। Q = CV, तो Q/V यानी इसमें टोटल चार्ज जो होगा उसको हम डिवाइड मार दें इसके रेशियो से V से, तो निकल आएगा। बात पकड़ने की कोशिश करिएगा, C/Q/V निकालना होगा हमको। अच्छा, अब Q का मतलब क्या है, Q आप कोई चार्ज यहां से मान लेंगे कि Q चार्ज यहां से भेज रहे हैं आप, और वही चार्ज यहां पर निकल रहा होगा या वापसी कर रहा होगा। अच्छा, बात को शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं, ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है, बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, लेकिन ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि दिस अपॉन दिस रेशियो 2/2 1 है और ये 2/1 है 2 है। तो ये रेशियो जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहते। और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस नहीं है तो उसमें किरचॉफ लॉ डिमांड कर लेता है। अगर वो बैलेंस्ड होता तो ये बीच वाला कैपेसिटर छुट्टी कर देते, तुरंत निकल आता सवाल। बैलेंस होना ना होना क्वेश्चन देने वाले पे निर्भर करता है। ठीक है, अब आप दिख रहा होगा किसी बच्चे के दिमाग में ना आ जाए, इसलिए मैंने बात ये पकड़ ली। अब ये Q चार्ज यहां से जाएगा तो इन यहां पे बटेगा, तो कहीं पर Q1 पकड़ लो। सपोज करिए यहां पर मैं ले लेता हूं Q1 चार्ज, इससे निकला है, तो यहां पर आप Q2 नहीं लेंगे, मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स कम रखते हैं, तो Q - Q1 इधर कर देंगे। ये Q वाला है, ये Q1 इसमें है, ये इसमें जा रहा है चार्ज, ये Q चार्ज इसमें है। कंफ्यूज ना हो जाना कहीं की डायग्राम बनाए पॉइंट को इसका चल रहा है। अब Q1 गया यहां तक Q1 पहुंचा, सपोज करिए ये भी इस प्लेट पे आया, पॉजिटिव प्लेट माइनस प्लेट, यहां पर आया तो ये पॉजिटिव प्लेट माइनस प्लेट। अब यहां पहुंचने के बाद इस Q1 का फिर से बाइफर्केशन हो जाएगा, तो मैं Q1 में सपोज करिए जहां चला जाता है Q2 और यहां Q1 आ रहा था, तो Q1 में Q2 निकल गया, तो क्या बचा Q1 - Q2 इस वाले में, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। अब यहां जब पहुंचे तो ये देखिए Q - Q1 और Q1 - Q2 मिला, दोनों मिल जाएंगे, तो यहां चार्ज क्या आएगा Q - Q2। इसको पॉजिटिव प्लेट और इसको नेगेटिव प्लेट बना देगा, और ये जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट बना देगा, और वापस Q - Q2 और Q2 जब मिलेंगे तो Q बन जाएगा और वापस चला जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। क्या हमें ध्यान रखना है, आने वाले चार्ज जाने वाले के बराबर है जोड़ के। दूसरा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितना कम लोगे उतना आसानी से हो जाएगा। हो तो जाएगा, ज्यादा वेरिएबल ले लोगे तो भी, लेकिन लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वैसे ही कैलकुलेशन थोड़ी बहुत रहती ही है इसमें। बात पकड़ में आ गई होगी आपके, बहुत सुंदर। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमको करना पड़ता है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। अब लूप लॉ लगाओ, क्योंकि ये जो Q, इसमें वेरिएबल कितने हैं, देखिए वेरिएबल सो कॉल्ड आपको दिख रहे हैं Q, Q1, Q2 3, लेकिन Q1 Q2 को हम Q के टर्म्स में निकालेंगे, जिससे यहां वैल्यू रखें और डिवाइड कर सकें। तो Q को वेरिएबल ना ट्रीट करो, Q निकालना नहीं है हमको, Q1 Q2 की वैल्यू Q के टर्म्स में निकालनी है।
भाई Q निकालने का मतलब क्या है कि ये जो Q1 निकल आए, ये Q माइनस Q1 Q1, तो Q1 की वैल्यू Q के टर्म में निकालनी है जो हम लिख पाए यहां। अभी दिख जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं जिससे दिमाग में बात आ जाए बस। खैर लूप लगाते हैं और लूप जैसा चाहें वैसा ले लें। मैं यहां पर ऐसा लूप पकड़ लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज। एक लूप की जरूरत और पड़ेगी, वो यहां पकड़ लेंगे, थोड़ा डायग्राम करते हुए छोटा छोटा लिखेंगे और लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और कुछ नाम देने पड़ेंगे ABCD, जिससे हम पहचान पाएं इसको। तो किस कलर से नाम दें, यही ब्लैक दे देते हैं। तो P लिख देते हैं, इसको Q लिख देते हैं, इसको R लिख देते हैं, इसको S लिख देते हैं, इसको M लिख देते हैं, इसको N लिख देते हैं। कुछ और जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिख देंगे एनीवे। अब यहां पर लूप लॉ लगा रहे हैं, लिख दीजिएगा अप्लाइंग लूप लॉ, और लूप पकड़ लेते हैं। Q से शुरू कर रहे हैं, QR और S P, और वापस आ गया Q पे, लूप बन गया। अंत में Q भी लिख देना, पीछे वाले में भी लिख देना, लिखा नहीं था, इससे क्लोज लूप बन जाए। क्लोज लूप में 0 रहता है, इसलिए लिख दिया। जहां शुरू किया वहीं पहुंच गए। अब शुरू किया, यहां से आगे पहुंचे, प्लस से माइनस जा रहे हैं, ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा Q1 अपॉन, कौन सा कलर इस्तेमाल करें, रेड करेंगे, तो Q1 ड्रॉप हो रहा है ना, तो ये माइनस Q1 अपॉन C3, 2 माइक्रोफेरेड। बड़ी सुंदर सी सरल बात। R पहुंच गए, R से S की तरफ गए, फिर पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस से माइनस जा रहे हो। चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q2, तो माइनस Q1 माइनस Q2, और C कितना है इसका, 1 माइक्रोफेरेड, 1। इसको भी क्रॉस करके S पहुंच गए। S के बाद इधर जा रहे हो, पोटेंशियल अप, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट जा रहे हो, और चार्ज कितना, Q माइनस Q1, Q माइनस Q1, और C कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, 2 लिख दिया इसको। और अब कहां पहुंचे, P पर, और P से Q में कोई फर्क नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये पहली इक्वेशन हमारे हाथ में आ गई। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे आराम से दिखनी शुरू हो जाए, और फिर यहां पर लगाना होगा दूसरा लूप ला, क्योंकि 2 इक्वेशन तो हमको चाहिए। खैर इसको सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं, माइनस Q1 अपॉन 2 माइनस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q/2 माइनस Q1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। कलर बदलना चाहेंगे जिससे आपको हर स्टेप बढ़िया दिखाई पड़े। और Q1 वाले देखिए 1 2 3 हैं, तो ये आधा Q1 मिलके हो गया बेटा 1 Q1, तो ये माइनस 2 Q1 हो गया। एक और बचा है क्या, ये Q था, और अच्छा ठीक, 2 Q1 ये हो गया, प्लस Q2 हो गया, और ये Q/2 है। तो Q अब 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो इसको हम 0 लिख रहे हैं जिससे अपॉन 2 का काम खत्म हो जाए। मैं सर्किट डायग्राम को सामने रखना चाहता हूं बस, जिससे कि आपसे हमारी बात सुंदर हो पाए। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 4 Q1 प्लस 2 Q2 प्लस Q इज इक्वल टू 0। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब इधर लगा दो लूप लो, यही ले लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसे ही घुमा देते हैं उठा के। अब लूप लॉ लगाने जाएंगे तो इक्वेशन कहीं, मैं खिसका आता हूं इधर उधर लगाता हूं, सर्किट देखते हुए फिर वापसी करूंगा। तो ये सर्किट यहां तक आपको शायद दिख रहा हो, उधर लगाते हैं। तो लिख दीजिए लूप पकड़ा कौन सा, थोड़ा मैं सामने आ रहा हूं। तो कहां से शुरू कर रहे हैं, R से, RMNSR। ये देखिए लूप बन गया बेटा, RMNSR, यहां से ऐसे जा रहे हैं। R से शुरू कीजिए, क्लोज लूप है। तो यहां पर देखिए माइनस प्लेट पे जा रहे हो ना, तो माइनस Q2 अपॉन 1, तो माइनस Q2 अपॉन 1। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, यहां पे प्लस प्लेट पे जा रहे हो तो प्लस करना पड़ेगा, और चार्ज कितना है इसमें, Q माइनस Q2, तो Q माइनस Q2 अपॉन 2 माइक्रोफेरेड यानी 2। फिर इसमें आ जाओ, माइनस से प्लस फिर से गेन हो गया, और इसमें चार्ज कितना था, Q1 माइनस Q2, हाँ Q1 माइनस Q2, तो गेन हो गया था Q1 माइनस Q2, और कैपेसिटेंस कितना है इसका बेटा, 1 माइक्रोफेरेड अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बन गई, कोई परेशानी नहीं है। देखो Q अपॉन C, Q अपॉन C, Q अपॉन C, बस ड्रॉप था माइनस तो माइनस लिखा, यहां अप था माइनस से प्लस जा रहे थे, अप प्लस लिखा,
और यहाँ माइनस से प्लस, तो फिर से अब प्लस, और ये इस पे चार्ज था Q1 माइनस Q2 अपॉन 1। बिल्कुल आसानी से, कुछ है ही नहीं इसमें जो आप गड़बड़ कर पाएँ। कैलकुलेशन में गलती कर सकते हैं बस। अब यहाँ पर ये 1 2 के खेल को हल्का कर लेते हैं, यानी माइनस Q2 लिखो और इसको लिख देते हैं Q अपॉन 2 माइनस Q2 अपॉन 2 प्लस Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो जो साथ वाले निपट लेते हैं उनसे। Q1 तो अकेला था जैसा दिखाई पड़ रहा है मुझे, तो Q1 को लिख दिया अकेला। Q2 वाले कितने, ये Q2 ये, तो ये हो गया 2 और ये आधा 2.5, यानी 5/2 आ गया माइनस का। मेरे ख्याल से ठीक लिख रहे हैं। और Q/2 साथ में ये भी दिया हुआ है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2Q1 माइनस 5Q2 प्लस Q इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन 1 को और 2 को आपस में सॉल्व कर लेना है। तो अब इसको हटाएंगे तो वो निकल लेगी, उसको हटाएंगे तो वो निकल लेगी। तो इधर से इसके नीचे लिख देते हैं, या इसको इसके नीचे लिख देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और थोड़ा छोटा करूँ पहले, तो दोनों इक्वेशन दिखें पहले। ठीक है, अब इसके नीचे मैं इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख देता हूँ रेड कलर से। ये थी साहब 2Q1 माइनस 5Q2 प्लस Q इज इक्वल टू 0। ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे, जिससे आराम से हम लोग देख पाएँ। इसको सॉल्व करना है तो अब इसको यहीं ले लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन चलो कोई नहीं, दिख रहा है अपने को। अब इन दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है, तो बच्चों आगे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इसमें मैं इस 2 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूंगा। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 2। तो ये आ जाएगा 4Q1 माइनस 10Q2 प्लस 2Q इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन माइनस 4Q1, ब्लैक से ही लिख देना बेहतर था, जिससे आप उसको बेहतर ढंग से देख पाएँ। तो ये थी माइनस 4Q1 प्लस 2Q2 प्लस Q बराबर 0। ऐड कर देंगे तो ये दोनों निपट जाएंगे। ये वैल्यू हो गई माइनस 8Q2 और ये हो गई प्लस 3Q इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी देखिए वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई Q2 की Q के टर्म्स में माइनस में आ गई। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, माइनस में नहीं प्लस में आ गई, 3Q अपॉन 8। Q1 Q2 की वैल्यू Q के टर्म्स में चाहिए थी, तो इसको इधर ले गए 3/8 Q। अब इसी को किसी में पुट कर देते हैं, तो ये किसी इक्वेशन में डाल देते हैं, इसमें डाल दीजिए, पहले वाले में ही डाल देते हैं। चलो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस 4Q1 प्लस 2 इंटू Q2, 2 इंटू Q2 का मतलब 3Q अपॉन 8 प्लस Q इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 4Q1 उधर ले लो, तो 4Q1 तो किनारे कर देते हैं। ये हो गया 3Q अपॉन 4 प्लस Q। इसको जोड़ोगे तो 4 और 3 7Q आ जाएगा अपॉन 4। 2 4 8 3 प्लस, ठीक है। अब ये Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7Q अपॉन 16। ये देखिए, ये भी Q1 Q2 हमारा निकल आया है, Q1 Q2 निकल आया है। अब देखते हैं, Q1 Q2 दोनों हाथ में है। ये जो V था, ये था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, जो पॉइंट हमने माने थे। ये जो पोटेंशियल है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, यहां पर आ जाते हैं। ये जो V है, व्हाट इज दिस, ये तो इसी पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है ना, यानी VA माइनस VB की वैल्यू ही तो V है, VA माइनस VB। तो हम लोग VA माइनस VB निकालेंगे। अब एक इक्वेशन और बनाएंगे, जो VA माइनस VB होगी, और जो वैल्यू आएगी VA माइनस VB का रेशियो Q अपॉन VA माइनस VB, हमारा आंसर आ जाएगा। तो VA माइनस VB शुरू करिए A से, कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, दोनों में 2-2 कैपेसिटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसा पड़ेगा। छोटा कहीं लिखना पड़ेगा जो आपको सर्किट में दिखा सकूं साथ साथ। तो इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूं इधर और यहां लिखता हूं। तो यहां पर देखिए, इस बात को अगर मैं बढ़ाऊं आगे, तो शुरू कर रहे हो किधर से, A से शुरू कर रहे हैं, ये पाथ पकड़ रहे हैं, आप कोई पाथ पकड़ सकते हैं। यहां से चले आप, तो यहां पर क्या लिखोगे, VA, उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा Q
ड्रॉप है तो माइनस, ये देखिए माइनस Q माइनस Q1, ये देखिए ये था ना Q माइनस Q1, इसमें ड्रॉप हुआ तो माइनस लिख दिया अपॉन 2। फिर आप सीधे बढ़ते चले गए, यहां पहुंचे Q माइनस Q2 और ऊपर से फिर से ड्रॉप है तो माइनस Q माइनस Q2 और माइक्रोफेरेड 2 है, फिर से ड्रॉप है और ड्रॉप होने के बाद B पहुंच गए तो दैट इज इक्वल टू VB। ये देखिए ये बन गया कहानी। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं यहां, अब VA माइनस VB यहां से निकल जाएगा। अब यहां पर आप इसको VA लिख दीजिए माइनस Q बाई 2 प्लस Q1 अपॉन 2 माइनस Q बाई 2 प्लस Q2 अपॉन 2 इज इक्वल टू VB। तो इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB, इसको इधर ले लिया है और इसके साथ अभी जोड़ लेते हैं जो जोड़ना है। तो Q बाई 2 मिलके हो गया Q और Q1 बाई 2 और Q2 बाई 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी Q के टर्म्स में। तो यहां पर देखिए Q2 बाई 2 पहले क्या है Q1 बाई 2, तो ये 7Q अपॉन 32 आ जाएगी। ये हो गया 7Q अपॉन 32 अपॉन 2 था ना इसलिए, फिर Q2 अपॉन 2 तो ये 3Q अपॉन 8 है तो 3Q अपॉन 16 आ जाएगी। 3Q अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। देख पा रहे होंगे आप VA माइनस VB पकड़ा अभी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं प्लस करके, नीचे LCM कितना आ गया 32 और ऊपर देखिए कितना आ जाएगा माइनस 32 प्लस 7Q, ये Q है साथ में, और ये प्लस 6Q इज इक्वल टू 0, यानी VA माइनस VB अभी प्लस लिखते हैं और ये 7 और 6 12 1 13, इसमें से 13 घटा दीजिए आप, तो 13 घटा दोगे तो 19 बचेगा। तो ये आ जाएगा माइनस 19 Q अपॉन 32। यहां से वैल्यू आ गई VA माइनस VB इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो 19 Q अपॉन 32। ये देखिए ये वैल्यू VA माइनस VB आई। हमारा कैपेसिटेंस क्या था, जैसा हमने देखा था, हमने कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q इज इक्वल टू CAB इंटू V था, और ये जो V था वो क्या था CAB और VA माइनस VB। तो हमारा CAB क्या हो जाएगा, पहले समझाया, मैं दोबारा लिख रहा हूं, VA माइनस VB। तो Q लिखा और डिवाइड किया VA माइनस VB से, तो 19 Q अपॉन 32 लिखा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 32 अपॉन 19 माइक्रोफैरेड इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया आंसर। तो ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं वो भी आप बड़े शानदार ढंग से कर सकते हैं। तो ये 32/19 माइक्रोफैरेड इज योर आंसर। एक बार मैं दिखा देता हूं, उसको कॉपी कर लीजिए। ऐसे ही कहीं पर कोई सर्किट डायग्राम आपके पास आ जाए, आप उसको लगाइए और सवाल होके रहेगा पक्का। तो कहाँ से शुरू करें, हम लोग यहीं छोटा बड़ा कर दिया था। खैर, यहाँ से वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें, और उसके बाद इस इक्वेशन के बाद हम लोग इधर चले आए थे, तो इस वाले को नोट कर लो बेटा, इस पार्ट को। फिर इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और पॉज करके आप यहाँ कहीं इसको, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं और सवाल इस तरीके से हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है, बस आपको लॉजिक लगाते जाना है और आपका काम होता जाएगा। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल सवाल है ये भी, कहीं भी आ जाए इस लॉजिक को जो मैं बता रहा हूं, ऐसे आप क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन किसी भी स्तर पर, नीट जेई कहीं पर भी, बोर्ड कहीं पर गलत हो नहीं सकता, एकदम फंडा क्लियर है। इससे ये भी फायदा है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पूछे, कहीं 1 और 2 के बीच का, यहां और यहां के बीच का, यहां और यहां के बीच का, यहां के बीच का, सब निकाल सकते हैं। निश्चिंत रहिए, बी कॉन्फिडेंट, निकल के ही रहेगा, बस कैलकुलेशन बचा के रखनी है बस। चलिए बात को शुरू करते हैं और समझते हैं।
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स 1 एंड 2। ये 1 और 2 के बीच का, इसे ये शायद A कहना चाहते हैं, इसे शायद ये B कहना चाहते हैं। तो हम लोगों को चाहिए क्या, VA माइनस VB जो ये बोल रहे हैं कि निकालो, बिल्कुल निकलेगा। ठीक, शोन इन द फिगर। ठीक है, बैटरी लगी हुई है, किसी भी बैटरी से जिससे इच्छा करे आपकी चार्ज निकालना शुरू कर दीजिए। कलर कोई और पकड़ते हैं जो आपको दिखाई पड़े, तो ब्लैक चलो ब्लैक ही लेते हैं। तो यहां से 24 वोल्ट की बैटरी से चार्ज निकालते हैं। सपोज करिए यहां से निकाला कितना चार्ज, Q। पहली प्लेट थी प्लस पड़ेगा, फिर माइनस पड़ेगा, फिर ये Q आगे बढ़ेगा, यहां तक पहुंचा Q। अब यहां पर दो रास्ते हैं, तोड़ना पड़ेगा। तो एक पे मान लो हमने यहां पर Q1 चार्ज भेज दिया, तो यहां पर बचा हुआ चार्ज Q2 नहीं मानना, अब Q माइनस Q1 मानना, क्योंकि अगर Q2 मान लोगे तो एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा, फिर ज्यादा कैलकुलेशन। अब ये चार्ज Q1 इसको प्लस करेगा, इसको माइनस करेगा, बैटरी जानती है यहां तक Q1 चला आएगा। इसकी कहानी, इसको प्लस करेगा, इसको माइनस करेगा, ऐसे चार्ज चलेगा और यहां तक Q माइनस Q1 आ जाएगा। ये दोनों यहां पर Q1 और Q माइनस Q1 मिलेंगे, वापस Q यहां पहुंच जाएगा। अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट, बात वही खत्म। चलो भाई आगे लूप पकड़ लो, कोई का मतलब पकड़ते हैं, याला लूप पकड़ लेते हैं। अब इस लूप में ऐसे चलो या ऐसे चलो, आपकी मर्जी। मेरी आदत पड़ी हुई है तो मैं ऐसे चल रहा हूं, आपकी मर्जी है। और ABCD नाम दे देते हैं, AB तो लिखा ही था, ये कोने को लिख देते हैं C, और इसको लिख देता हूं D, और इसको लिख देता हूं E, और इसको लिख देता हूं F, जैसे हम पहचान पाए लूप कौन सा चल रहा है। तो लूप ले लेते हैं, जहां पर लूप लॉ अप्लाई करेंगे, A B क्लोज लूप ले रहे हैं, A B C D और फिर A से शुरू है, A पे A खत्म, ये यानी ये क्लोज्ड लूप है। अब इक्वेशन लिखते हैं, तो शुरू यहां से शुरू हुए थे A से, तो चलो आगे बढ़ते हैं A से। तो सिग्मा V, डेल्टा सिग्मा V शून्य होना चाहिए। अब पोटेंशियल क्या रहा, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, तो गेन हुआ पोटेंशियल, तो 12 वोल्ट प्लस के रहे। आगे चलते हैं, आगे फिर गेन हुआ, प्लस में गए हैं, तो गेन हुआ और लिखते क्या, Q/C। चार्ज कितना था उसके ऊपर, Q1, और उसका कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 लिख दिया। आगे पढ़े B पे पहुंच गए, फिर B से घूमे, फिर ड्रॉप हुआ पोटेंशियल, और उस पर चार्ज कितना था, ड्रॉप का मतलब माइनस, Q माइनस Q1 और 4 माइक्रोफेरेड। फिर आगे बढ़े और फिर ये प्लस और माइनस है, तो ड्रॉप हुआ माइनस 6 वोल्ट, और फिर आप A पे पहुंच गए तो हो गया 0, बन गया लूप लॉ का इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब सरल भाषा में दिखने लगे, तो ये रहा 12, ये रहा Q1/2, ये Q1/4 प्लस Q1/4 माइनस 6 बराबर 0। 12 में से 6 गए, 6 बचे, और मुझे लगता है कि Q1/2 और Q1/4, तो 4 से सबको मल्टीप्लाई, चलो जोड़ लेते हैं। तो Q1/2 Q1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 LCM आ जाएगा, तो 2Q2 नहीं 3Q1/4, इसको जोड़ोगे ना 2 2 3, और माइनस Q/4 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 प्लस 3Q1 माइनस Q इज इक्वल टू 0। ये बना दो इक्वेशन नंबर 1। ये सरल भाषा लग रही है, ऐसे लिख लेना जिससे प्यार से काम हो सके। खैर अभी सेकंड लूप का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहीं पहुंचे हैं। Q1 Q2 वेरिएबल पकड़े थे हमने। अब इधर आ जाओ, इसमें भी यही लूप ले लो, कहाँ दिमाग लड़ाना। ठीक, अब इक्वेशन लिख देते हैं लूप की, यहाँ कहीं लूप इक्वेशन लिख देते हैं। लूप ले लो, और लूप कहाँ से शुरू कर रहे हो, A से शुरू कर रहे हैं, AEFBA, क्लोज लूप हो गया। तो इधर से शुरू किया, रास्ता पकड़ा, इधर थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, यहां आ जाते हैं। तो ये साहब यहां पहुंचे, तो ये माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो 24 वोल्ट का गेन हुआ। फिर यहां प्लस से माइनस गया, ड्रॉप हुआ, तो माइनस चार्ज क्या था, Q/1 माइक्रोफेरेड। फिर पहुंचे, फिर ड्रॉप हुआ, माइनस Q1/2। फिर यहां पहुंचे, फिर ड्रॉप हुआ, माइनस की तरफ गए, माइनस 12 वोल्ट, और फिर A पर पहुंच गए, बराबर हो गया, खेल खत्म। तो 24 में 12 गए, 12 बचा,
और ये रहा माइनस क्यू और ये रहा माइनस Q1/2 बराबर 0। इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई जिससे सब बराबर हो जाए। तो ये हुआ 24 माइनस 2Q माइनस Q1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अभी 2 और 1 को निपटाना है, तो क्या चीज कटती हुई दिख रही है इसमें? अभी कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है। इसको मैं 2Q से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा मारूंगा। तो इसको 2Q से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसी कलर से करें जिसे आप बिल्कुल पकड़े रहें। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख रहा हूं, ऐसे ब्लू कलर से ही लिख देते हैं जिसे पकड़ में आए बात। इसको लिखते हैं तो लिखेंगे कितना 24 और फिर आ जाएगा कितना 6Q1। तो 6Q1 में इधर लिख देता हूं इसके नीचे, और आ जाएगा कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो माइनस 2Q इज इक्वल टू 0 बराबर है। ये 48 हो जाएगा यार, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हुआ 48। कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा। फिर 2Q माइनस और 2 से मल्टीप्लाई किया 6। अब इसको आगे ले आओ मिडिल ऑफ द स्क्रीन और निपटाने का प्रयास करो। अब इनको क्या करो, माइनस कर दो उठा के, ये दोनों गए कट, तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 24, ये तो निपट गए थे, और माइनस 7Q1। अब जो आ रही है उसमें क्या कर सकते हैं, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में आ जाएगी 24/7। हमने जिधर से चार्ज चलाया होगा उल्टा चला होगा उससे। Q1 माइनस आने का क्या मतलब है, Q1 माइनस आने का मतलब ये है, कहां गया Q1, ये पॉजिटिव प्लेट है ना, तो ये पॉजिटिव ना होकर निगेटिव हुई होगी तो माइनस आया है। बात समझे ना, Q1 माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस वाले चार्ज पहले पड़े हैं, समझ में आ रही है बात। तो ये प्लेट हमारी उल्टी असल में होगी, इसलिए वो आया है Q1 निगेटिव आने का। ये रास्ता अगर सही होता, यही जा रहा होता चार्ज, तो प्लस ही आता Q1। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे उसका मतलब। खैर अब क्या था, Q निकालना है तो अब रेड कलर लेते हैं। Q1 की वैल्यू जो सरल सी इक्वेशन दिखे मैं इस वाले में पुट कर देता हूं, तो ये रही 24 माइनस 2Q, और Q1 की जगह माइनस के साथ डालोगे तो प्लस 24/7 बराबर 0। तो 2Q तो उधर पहुंचा दो, 7 LCM हो गया, तो 7 चौक 28, 2 7 2 14, और कितना 16 168 प्लस 24। तो 2Q इज इक्वल टू 4 4 12, 2 8 1 9 2 1, बाकी ठीक है ना, 192/7। और ये 2 से काट मारो, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। तो Q की वैल्यू आ गई 96/7। क्या ये 7 से कट रहा है, तो आंसर है नहीं कट रहा है, कहाँ कटेगा, तो 70 26 नहीं कट रहा। अब ये वैल्यू आ गई, पूछा था VA माइनस VB, चलो भाई देखते हैं। पूछा था VA माइनस VB, अब VA माइनस VB चलना पड़ेगा, लूप से हमने एक चार्ज निकाल लिया है और चार्ज निकालना मजबूरी भी था। तो कोई ट्रैक पकड़ लो, सारी ट्रैक में एक सेल और एक कैपेसिटेंस है, तो मैं पकड़ लेता हूं ये 1 वाले को, क्योंकि 1 में डिवाइड 1 से करना पड़ेगा और सरल लगेगा। तो A से B जा रहे हैं, इधर कहीं लिख दें, A से B जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम A टू B। तो शुरू करो VA, और मैंने नीचे वाला पाथ पकड़ा है, तो पोटेंशियल यहां अप हो रहा है तो प्लस 24 वोल्ट, फिर ये ड्रॉप हो रहा है, तो Q चार्ज था तो ड्रॉप माइनस Q/C, और ये B पर पहुंच गया। मैं हट रहा हूं, अभी सामने हूं, शायद ना देख पा रहे हो आप। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए VA है, VA से चले, फिर 24 वोल्ट का गेन तो प्लस 24 वोल्ट, फिर ड्रॉप तो Q/1 वोल्टेज में, और फिर यहां VB पहुंच गए तो VB लिख दिया। Q हमारा निकाल लिया था, दोनों Q1 Q2 निकालने की जरूरत भी देखी नहीं पड़ी, खैर Q से ही काम हो गया, लेकिन निकालते तो तभी तो कर पाएंगे। तो ये रहा VA प्लस 24, और Q की वैल्यू कितनी थी वो देख लेते हैं, याद तो है नहीं, तो 96/7, तो यहां पर लिख देनी चाहिए 96/7, और ये रहा साहब
VB। तो VA माइनस VB का अगर मैं जिक्र करूं तो ये हो जाएगा 96/7 माइनस 24। माइनस में आएगी वैल्यू लगता है 7, 96 और 7 4 जा 28, 2 बचा 14 और 2 16, 168। बच्चों यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आ जाएगी VA माइनस VB -72/7, 68 और 4 72। ठीक है, इतना वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कहीं अगर 19-20 है, वैसे मेरे ख्याल से सही है सब। तो ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए। करने का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही कोई सवाल आ जाए कैसा भी, किरचॉफ लॉ बड़े प्रेम से ऐसे लगा सकते हैं, कभी कोई चीज गलत नहीं होगी। तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें, जिससे आपके पास नोट्स के तौर पर चीजें आ जाएं। तो मैं यहां रोकता हूं, पॉज करिए वीडियो को और नोट डाउन कर लीजिए। जो मैंने चीजें बताई आपको हमेशा बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। फिर मैं इसको लेके चलता हूं आगे। ये सेकंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया था हम लोगों ने। वीडियो पॉज कीजिए और निकाल लीजिए वैल्यूज, और निकालने के बाद फिर हम लोग यहां आए थे जहां VA माइनस VB का जिक्र कर रहे थे कि VA माइनस VB किधर से जाना है, वो नोट करिए। मैं हट जाता हूं और ये रही आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो आप देख पाए होंगे ये किरचॉफ लॉ कैसे कैपेसिटर्स के टर्म में लगाना रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल है। जैसे मैंने बताया आप लगाइए, आप 2 पॉइंट के बीच का कैपेसिटेंस, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सब कैलकुलेट कर सकते हैं किरचॉफ लॉ से। है बड़े 2 छोटे रूल, प्यारे से, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल रूल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि वीडियो लर्निंग से भरा रहा होगा और आपके काम का रहा होगा। इस वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस और सीरियल वाइज देखना है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सब सरल लगता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।